नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो बहुत जल्द यूएस नेवी में शामिल एडवांस सपोर्ट शिप्स और वॉरशिप्स भारत आने वाले हैं और ये भारत में कई दिनों तक रुकेंगे। वहीं साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए एक एडवांस लेजर वेपन सिस्टम तैनात कर लिया है, जिसमें एक वॉर की कॉस्ट सिर्फ 107 रुपए है, जो कि इजरायल के लेजर वेपन सिस्टम से काफी ज्यादा कम है। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर भारत के ऊपर स्टेटमेंट दिया है। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस के साथ इतना ज्यादा क्लोज होता चला जा रहा है, भविष्य में रूस भारत को भी धोखा दे सकता है। वहीं श्रीलंका ने अपने कोस्टल एरिया में भारत को कोबाल्ट एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट से अभी दूर रखने का मन बना लिया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने साबित कर दिया कि हम रूस के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं और रूस भी हमारे साथ खड़ा है। आज के इस वीडियो में भारत, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, श्रीलंका और यूएन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यूएस नेवी में कमीशन किए जा रहे बहुत ही एडवांस वॉरशिप्स एंड सपोर्ट शिप्स अब भारत आने वाले हैं, जहां पर इनकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की जाएगी, जो कि भारत के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है। डिटेल्स की बात की जाए तो अभी तक भारत के अंदर जो भी अमेरिका के वॉरशिप्स एंड सपोर्ट शिप्स रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए आए हैं वो नॉन कमीशन थे, लेकिन अब कमीशन किए जा रहे जहाज भारत आने वाले हैं, जो कि चीन और कई देशों के लिए चिंता का कारण भी बन रहे हैं। अगर कमीशन की बात की जाए तो वो जहाज जो कि एक्टिवली मिलिट्री ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहे हैं वो कमीशनिंग है, और जिनका एक्टिवली मिलिट्री के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो नॉन कमीशन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अलग अलग शिपयार्ड कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर ली है अगले कई सालों के लिए, जिससे वो इजीली यहाँ पर अपनी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कर सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका लगातार अपने वॉरशिप्स एंड सपोर्ट शिप्स को मेंटेन करने में लगा हुआ है, जिसमें अमेरिका ने करीब 13 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए हैं सिर्फ एक साल के अंदर। और अगर यही काम भारत के अंदर किया जाता है तो करीब आधी कीमत पर यह काम आसानी से हो सकता है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो साल 2023 में अमेरिका और भारत की मैजागॉन डक शिप बिल्डर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उनकी वॉरशिप्स को रिपेयर एंड मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा एल&टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है अमेरिकी नेवी के फ्लीट में शामिल सपोर्ट शिप्स को रिपेयर एंड मेंटेन करने के लिए। वहीं 2024 अप्रैल के अंदर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा चुका है। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट ये शो करते हैं कि भारत और यूएस के बीच में रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। खासकर अगर यूएस नेवी में इस्तेमाल होने वाले एडवांस इक्विपमेंट भारत आने जाने में लगे रहेंगे तो इससे चीन और कई देशों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। क्या कुछ कहना है इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए एक एडवांस लेजर वेपन सिस्टम तैनात कर लिया है, जो आसमान से आने वाले किसी प्रकार के मिसाइल, ड्रोन और किसी भी हवाई हमले को हवा में ही नष्ट कर सकता है। डिटेल्स की बात की जाए तो रिसेंटली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचते हैं और इससे पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया के पीछे किन किन देशों का सपोर्ट है, और इसीलिए अब साउथ कोरिया भी अपनी मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। वहीं नॉर्थ कोरिया ने समय समय पर न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए साउथ कोरिया को धमकाने की कोशिश की है। वहीं बात की जाए नए लेजर वेपन सिस्टम के कॉस्ट की तो बताया जा रहा है कि इसमें प्रत्येक गोली सिर्फ 10 से 20 सेकंड के अंदर दागी जा सकती है, जो कि आपको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर एक लेजर वेपन सिस्टम के वॉर में करीब 700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट होता है, और इसके अलावा इसमें जो वॉर की कॉस्ट यानी कि पर एक ड्रोन को मारने की कॉस्ट है वो सिर्फ 107 रुपए है, जो कि इजरायल के लेजर डिफेंस सिस्टम से काफी ज्यादा कम है, क्योंकि इजरायल का लेजर डिफेंस सिस्टम करीब 200 से 250 या फिर 300 रुपए खर्च करते हुए ऐसे हमले कर पाता है। वहीं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए अमेरिका के उस स्टेटमेंट से जिसके बारे में अमेरिका को बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। असल में रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रूस यात्रा पर जाते हैं और पीएम मोदी और पुतिन के बीच जो स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री देखने को मिली है इससे अमेरिका को बहुत ज्यादा बुरा लगा है। और इसी बीच अमेरिका के सलाहकार जैव सुलिवान और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी के साथ बातचीत की जाती है, जिसमें ये खुलकर के बोलते हैं कि भारत जितना ज्यादा टिल्ट होता चला जा रहा है रूस की तरफ, अगर भविष्य में चीन और भारत के बीच कोई विवाद छिड़ता है तो रूस स्ट्रांगली चीन का साथ देगा, और ऐसे में भारत को कई दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। फिलहाल इसी चीज पर भारत का कहना है कि ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ना ही हमने इतिहास में ऐसी कोई चीज देखी है। भविष्य में भी हम रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते लेकर के चलेंगे। वहीं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इससे पता चलता है कि भारत रूस के साथ कितना ज्यादा स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं, यहाँ पर एक महासभा हुई जिसमें एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन पर रूस की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं इनको बंद किया जाए, रूस ने यूक्रेन के अंदर जो अपनी सेना भेजी है उसे वापस लाया जाए। इसको लेकर के एक प्रस्ताव पारित होता है जिसमें अलग अलग देशों को पार्टिसिपेट करना होता है। कुल 193 देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से 99 यानी कि 99 ऐसे देश हैं जिन्होंने
इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। वहीं 9 ऐसे देश थे जिन्होंने रूस का साथ दिया और 60 ऐसे देश थे जो मतदान से ही पूरी तरीके से दूर रहे और इसमें भारत का नाम भी शामिल है, क्योंकि भारत का यहाँ पर वोट करना शायद जरूरी न होता, क्योंकि अगर हम रूस के साथ वोट देते तो पश्चिमी देश हमसे दूर चले जाते। वहीं अगर हम यूक्रेन के साथ होते तो रूस भी हमसे अगेंस्ट जा सकता था और दोनों के साथ हमें बैलेंस रिलेशंस लेकर के चलने हैं। इसीलिए भारत ने यहाँ से दूरी बनाई, जिसे कई एक्सपर्ट्स भारत का सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग स्टेप बोल रहे हैं। वहीं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो कल इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेंटल हेल्थ को लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि वो एक मीटिंग के दौरान व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन का राष्ट्रपति बोल देते हैं, वहीं कमला हैरिस को वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ट्रम्प बोल देते हैं। इनके इस तरीके की लड़खड़ाती हुई जबान को लेकर के न सिर्फ दुनिया में बल्कि उनके देश के अंदर ही उनका मजाक बनना शुरू हो चुका है और कई लोग इन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री का लीडर अगर उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो शायद हमें अब इनके अल्टरनेटिव पर विचार करना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो श्रीलंका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर श्रीलंका ने भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर में पानी के नीचे एक पहाड़ है जिसका नाम है अफानासी निक्तिन सिमोटा से कोबाल्ट निकालने की खोजबीन शुरू की जाती है, लेकिन इस आवेदन का विरोध श्रीलंका द्वारा किया गया है। यानी कि पानी के नीचे एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जहां से हम कोबाल्ट निकाल सकते हैं, जिसका न सिर्फ इस्तेमाल डिफेंस बल्कि ईवी इंडस्ट्री में किया जा सकता है। इस चीज को लेकर के श्रीलंका ही भारत के अगेंस्ट जा चुका है। श्रीलंका का दावा है कि ये पर्टिकुलर पहाड़ उसके महाद्वीप शेल्फ के दायरे में आता है, वहीं भारत का कहना है कि ये हमारे दायरे में आता है। श्रीलंका ने साल 2009 में यूनाइटेड नेशन आयोग से मांग की थी कि यहाँ पर एक सीधी रेखा डाली जाए जिससे पता चल सके कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर पहाड़ किसके अंदर आ रहा है, और अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसीलिए भारत और श्रीलंका भी इस फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि इस पहाड़ से आखिर कोबाल्ट कौन सा देश निकालेगा। ये बात आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि पिछले 15 सालों से भारत और श्रीलंका के बीच इसी मामले को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी कोई फैसला सामने नहीं आया है। सही मायने में देखा जाए तो श्रीलंका ये कॉन्ट्रैक्ट सीधे सीधे भारत के हाथ में सौंप सकता है, जिससे न सिर्फ भारत को फायदा मिलेगा बल्कि डायरेक्टली कोबाल्ट की सप्लाई श्रीलंका को हो सकती है। और जिस तरीके से हम डिफेंस फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल और तमाम तरीके की फैक्ट्री श्रीलंका में सेटअप कर रहे हैं, इससे श्रीलंका को ही फायदा हो रहा है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जिस तरीके से नाटो खुद को एक्सपेंड कर रहा है, इस चीज को लेकर के चीन घबरा चुका है और एक तरीके से सीधी धमकी दे जा चुकी है नाटो के तमाम देशों को। यदि आपको याद हो तो रिसेंटली एक नाटो समिट किया जाता है जिसमें तमाम पश्चिमी देश शामिल होते हैं और इसमें एक बड़ा फैसला ये आता है। बड़ा फैसला ये है कि चीन लगातार रशिया का सपोर्ट कर रहा है। कई प्रकार के हथियारों की सप्लाई, हथियारों में लगने वाले केमिकल्स और तमाम मशीनों की सप्लाई डायरेक्टली चीन से रशिया के अंदर की जा रही है, जिसका नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। और इसी बीच एक फैसला लिया जाता है कि अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आने वाला है जिससे तमाम चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस इंपोज किए जाएंगे। और सैंक्शंस इंपोज करने का मतलब है कि डायरेक्टली नुकसान होने वाला है चाइना को और चाइनीज अर्थव्यवस्था को। और इसी चीज से बौखला करके चाइना ने स्टेटमेंट दिया है कि नाटो के देश जिस तरीके से सुरक्षा के बहाने खुद को एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि जिस तरीके से ये एक ही गुट के अंदर बैठ करके बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, भविष्य में न सिर्फ इनको बल्कि दुनिया के तमाम देशों को इससे भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रशिया और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान अब एक बड़ी पाइपलाइन कनेक्टिविटी बनाना चाहता है रशिया के साथ, ताकि ये LNG अपने देश के अंदर डायरेक्टली इंपोर्ट करा सकें। यदि आपको याद हो तो रिसेंटली एससीओ समिट के दौरान इस चीज पर बात उठती है, जहां पर रशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि आप हमारे देश से कच्चा तेल खरीद सकते हैं, लेकिन इस चीज पर अमेरिका बैकएंड से पाकिस्तान को धमकाने की कोशिश करता है और पाकिस्तान न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन एक बार फिर इस चीज पर चर्चा तेज हो चुकी है कि पाकिस्तान जल्द ही रशिया के साथ मिलकर के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट साइन किया जाएगा और यहाँ पर रशिया इनकी हेल्प करेगा ताकि रशिया से LNG सप्लाई डायरेक्ट पाकिस्तान तक पहुंचाई जा सके। हैरानी की बात नहीं है, आज भी दोनों देशों के बीच में करीब 800 से 900 मिलियन US$ के बायलैटरल बिजनेस होते हैं और समय समय पर इन्हें बढ़ाने की बात चलती आई है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।